आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 19वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 18 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाम को सब लोग होटल पहुँच चुके थे। सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। कुछ देर बाद मेहमान आने शुरू होने वाले थे। वही एक रूम में शिवी और नव्या मौजूद थी। वहाँ नव्या तैयार हो चुकी थी। वही शिवी को पार्लर वाली तैयार कर रही थी। शिवी जो आईने के सामने बैठी मेकअप करवा रही थी, उसने आईने में से बेड पर बैठी नव्या को देखा और बोली, क्या हुआ नव्या, आप उदास क्यों हो इतना? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नव्या ने उसकी तरफ देखा और उदासी भरी आवाज़ में बोला, देखो ना शिवी दीदी, सत्या अभी तक नहीं आए हैं। उन्होंने कहा था कि वह जल्दी आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। शिवी, भाई आ जाएंगे, आज उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए लेट हो गए होंगे। और अभी तो राहुल भी उनके साथ नहीं है ना, इसलिए उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही। तभी शिवी बोली, आप फ़ोन करके पूछ लो भाई को कि कब तक वह आ जाएंगे। नव्या, मैंने किया था पर वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। शिवी, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, भाई आते ही होंगे। इधर सत्यम ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग में फंसा हुआ था। अचानक लास्ट मोमेंट पर उसकी एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स हो गई थी, जो कल वापस जाने वाले थे, इसलिए वह आज ही मीटिंग करना चाहते थे। सत्यम मीटिंग रूम में बैठा बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। सामने दूसरे क्लाइंट का असिस्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहा था। लगभग आधे घंटे बाद उनकी प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो वह क्लाइंट, जिसका नाम जॉन्स था, वह सत्यम को देखकर बोला, सो मिस्टर राठौर, आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? सत्यम, मिस्टर जॉन्स, आई लाइक योर प्रपोजल। मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हूँ। जॉन्स, थैंक्स मिस्टर राठौर। सत्यम, मोस्ट वेलकम मिस्टर जॉन्स। ओके, तो पेपर साइन कर लेते हैं। यह बोलकर सत्यम ने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया तो उसने पेपर्स निकालकर सत्यम को दे दिए। सत्यम ने वह पेपर मिस्टर जॉन्स के सामने बढ़ाया और बोला, आप यह पेपर पढ़कर साइन करके मेरे सेक्रेटरी को दे दीजिए, और मुझे अभी कहीं जाना होगा, वहाँ पहुँचना मेरा बहुत ज़रूरी है। मिस्टर जॉन्स, यस मिस्टर राठौर, यू कैन गो। मैं पेपर पर साइन कर आपके सेक्रेटरी को दे दूंगा। सत्यम ने उससे हाथ मिलाया और वहाँ से निकल गया। वह बाहर आया और उसने अपना फ़ोन निकाला तो उस पर जाना नाम से 5 मिस्ड कॉल देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से ही बोला, सॉरी जाना। यह बोलकर उसने आंखें खोली और अपने फ़ोन से आकाश को फ़ोन लगा दिया। इधर आकाश इस बंद फैक्ट्री में था जहां मोहिनी को रखा गया था। आकाश ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। सत्यम, कहाँ है? आकाश, किसी की खातिरदारी कर रहा हूँ। सत्यम, उसकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर आकाश ने सामने देखा जहां प्रिया मोहिनी को टॉर्चर कर रही थी। मोहिनी के चिल्लाने की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी, जो कि सत्यम भी सुन पा रहा था। आकाश सत्यम से बोला, तेरी बेस्ट लेडी गार्ड और मेरी जान उसकी खातिरदारी कर रही है तो कमी कैसे रह सकती है? उसकी बात सुनकर सत्यम टेढ़ा मुस्कुरा दिया और फिर बोला, लेकिन जल्दी काम निपटाकर होटल पहुंच, पार्टी शुरू हो गई होगी। आकाश ने ओके कहा और फ़ोन कट कर प्रिया की तरफ बढ़ गया, जो मोहिनी को मार रही थी। आकाश ने उसे पीछे से बाहों में भरा और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर बोला, बस जान बस, आज ही इसे मार दोगी कि कल के लिए भी कुछ रखना है? उसकी बात सुनकर प्रिया लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, मन तो करता है इसे अभी जान से मार दूं, पर क्या करूं? भाई ने कहा था कि अपने सामने इसकी चीखें सुनना चाहते हैं। आखिर इसकी वजह से ही तो उनकी जाना की जान जाते जाते बची है। आकाश ने प्रिया की गर्दन में से चेहरा बाहर निकाला और मोहिनी को देखते हुए बोला, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि मेरे और मेरी जान से दूर रहना, पर नहीं, तुम नहीं मानी और अपनी घटिया चाल चली तुमने। पर क्या फ़ायदा हुआ? अब देखो तुम किस हाल में हो। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने उसकी तरफ देखा और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी भी तुम लोगों के सामने नहीं आऊंगी। आकाश, यह तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें छोड़ना है या नहीं, इस बात का फैसला तो सत्यम करेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी बीवी की जान जाते जाते बची है। तो तुम्हारे साथ आगे क्या करना है, इसका फैसला वही करेगा। यह बोलकर उसने प्रिया को कमर से पकड़ा और वहां से चला गया। मोहिनी बस उन्हें जाते देख रही थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने प्रिया को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा और वह सब किया।
यह सोचकर वह रोने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। प्रिया ने उसे बहुत मारा था। अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह शायद उसे माफ भी कर देता, पर मोहिनी की वजह से सत्यम को इतनी चोट आई। नव्या की जान ऑलमोस्ट जाते जाते बची थी, इसलिए वह उसे कैसे माफ कर सकती थी। खैर, अब कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद आकाश और प्रिया भी पार्टी में पहुंच गए। पार्टी शुरू हो चुकी थी। राहुल और शिवी स्टेज पर रखे सोफे पर बैठे हुए थे, जहां शिवी ने ब्लैक गाउन के साथ मैचिंग हील्स, बालों का बन बना रखा था, कानों में डायमंड टॉप्स, एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, गले में मंगलसूत्र, मांग में राहुल के नाम का सिंदूर, आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक और हल्का मेकअप किया हुआ था। वही राहुल ने भी ब्लैक थ्री पीस सूट, एक हाथ में घड़ी, चमचमाते शूज, जेल से सेट किए बालों में आज वह रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। आकाश और प्रिया उन दोनों के पास गए और उनसे मिले। राहुल ने आंखों से ही आकाश को कुछ पूछा, तो आकाश ने भी उसे आंखों से ही सब सही होने का कहा। सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। वही हमारी नव्या बिल्कुल शांत उदास एक तरफ बैठी हुई थी, क्योंकि उसका सत्या अभी तक नहीं आया था। तभी होटल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से सत्यम बाहर निकला और बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अंदर जाने लगा। पर मीडिया जो वहाँ मौजूद थी उससे सवाल पूछने लगी, पर सत्यम ने उन्हें इग्नोर किया और उसके गार्ड्स ने मीडिया को उससे दूर कर दिया। तो सत्यम सीधा वहां से अंदर की तरफ बढ़ गया। सत्यम हॉल के एंट्रेंस पर पहुंचा और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें चारों तरफ घूम घूम कर किसी को ढूंढ रही थी। अचानक एक जगह जाकर उसकी आंखें रुक गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। सत्यम के कदम उस तरफ बढ़ गए जहां उसकी जाना उदास सा चेहरा बनाकर बैठी हुई थी। वही सत्यम को देखकर हॉल में मौजूद सारे लोगों की नज़र उस पर ही ठहर गई। लड़कों को तो उससे जलन हो रही थी, वही लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी। शादीशुदा औरतें भी अपने पतियों को छोड़कर सत्यम को देखने में बिजी थी। सत्यम उस समय लग ही इतना हैंडसम रहा था। व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और पैंट, साथ में रेड कलर की टाई, ब्लैक शाइन करते जूते, एक हाथ में स्टाइलिश और महंगी घड़ी, दूसरे में कड़ा, अच्छे से जेल से सेट किए हुए बाल। उसको देखकर तो लड़कियों का मन पता नहीं उसके साथ क्या क्या करने का हो रहा था। सत्यम जाकर सीधा नव्या के सामने खड़ा हो गया। अपने सामने किसी को खड़े देखकर नव्या ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा, तो सत्यम को देखकर उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पर फिर कुछ सोचकर उसने अपना मुंह बना लिया और सत्यम की तरफ से अपना चेहरा उधर कर लिया। उसकी इस हरकत पर सत्यम मुस्कुरा दिया। वह नव्या से कुछ कहने को हुआ, पर वह उठकर दूसरी तरफ जाकर आकाश और प्रिया के पास खड़ी हो गई। सत्यम तो उसे बस देखता ही रह गया। उसे पता था कि उसकी जाना उससे नाराज होगी, पर इतनी नाराज होगी कि उससे बात भी नहीं करेगी, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। वह नव्या की तरफ बढ़ा, पर तभी उसके सामने कुछ बिजनेसमैन आ गए, तो मन मारकर उसे उनसे बात करनी पड़ी। पर वह चोर नज़रों से नव्या को ही देख रहा था, जो उसकी तरफ एक बार भी नहीं देख रही थी। पर कोई था जिसका ध्यान उन दोनों पर ही था। वह कोई और नहीं बल्कि रिया और आनंद जी थे। रिया ने कुछ सोचा और टेढ़ा मुस्कुरा दी। उसने आनंद जी की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रिया वहां से नव्या की तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे करके पार्टी खत्म होने लगी। सारे मेहमान राहुल और प्रिया से मिलकर खाना खाकर जाने लगे। तभी सत्यम ने इधर उधर देखा, पर उसे कहीं भी नव्या दिखाई नहीं दे रही थी। वह किसी बिजनेसमैन से बात कर रहा था। उसने उन्हें एक्सक्यूज मी कहा और आकाश और प्रिया की तरफ आ गया, जो आपस में बातें कर रहे थे। सत्यम उनके पास आया और बोला, प्रिंसेस कहाँ है? उसकी बात सुनकर उन दोनों ने उसकी तरफ देखा और फिर इधर उधर देखते हुए आकाश बोला, अभी तो यही थी भाभी, अचानक कहाँ चली गई? वह लोग उसे ढूंढने लगे, पर नव्या कहीं भी नहीं मिली। तभी सत्यम ने नोटिस किया कि आनंद जी के साथ साथ रिया और उसकी माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से में अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा। सब लोग परेशान हो गए। नव्या कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी गार्ड सत्यम के पास आया और लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ा दिया। सत्यम ने लैपटॉप की तरफ देखा तो आंखें गहरी हो गई। जैसे जैसे वह उसमें चल रही वीडियो को देख रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी और हाथों और माथे की नसें उभरने लगी थी। उसने लैपटॉप को जमीन पर फेंका और बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया।
मेरी जाना को नुकसान पहुंचाने वालों की मैं रूह निकाल लूंगा। यह बोलकर वह वहां से बाहर की तरफ चला गया। सत्यम होटल से बाहर आ गया। उस समय उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। हाथों और माथे की नसें उभरी हुई थी। उसने अपने सिक्योरिटी हेड गार्ड की तरफ देखा और बोला, प्रिंसेस की लोकेशन ट्रेस करो जल्दी। गार्ड ने यस सर कहा और वहां से चला गया। तब तक राहुल और आकाश भी सत्यम के पास आ गए। राहुल ने सत्यम की तरफ देखा और बोला, भाई भाभी कहाँ हैं? सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ सोचता रहा। उसे कुछ ना बोलता देखकर आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कुछ बताएगा कि भाभी कहाँ है? सत्यम ने उसकी तरफ देखा और बोला, प्रिंसेस का किडनैप हो गया है। आकाश, क्या? पर किसने किया यह? और इतनी सिक्योरिटी के बीच में कोई भाभी का किडनैप कैसे कर सकता है? उसकी बात सुनकर सत्यम बोला, क्योंकि प्रिंसेस का किडनैप किसी बाहर वाले ने नहीं, घर के लोगों ने किया है। राहुल, मतलब? और घर वाला कौन है जिसने इतनी हिम्मत की है भाभी को किडनैप कर सके? उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसकी तरफ देखा और बोला, रिया। राहुल, क्या? पर वह ऐसा क्यों करेगी? तभी कुछ सोचकर वह शांत हो गया। तभी सत्यम बोला, उसका तो फिर भी समझ आता है कि वह मुझे पाने के लिए यह सब कर रही है, पर उसके माँ बाप उसका साथ इन सब में क्यों दे रहे हैं? आकाश, क्या मतलब है तुम्हारा? सत्यम, मतलब यह है कि रिया के साथ साथ उसके माँ बाप भी इन सब में शामिल हैं। आकाश, पर वह लोग ऐसा क्यों करेंगे? सत्यम कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से अखिलेश जी की आवाज़ आई, मुझे पता है वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो अखिलेश जी के साथ साथ अविनाश जी, शिवी और प्रिया भी उनके साथ खड़े थे। सत्यम चलकर उनके पास आया और अखिलेश जी को देखकर बोला, आप क्या कहना चाहते हैं दादू? अखिलेश जी, यही बेटा कि मुझे पता है कि उन लोगों ने नव्या को क्यों किडनैप किया है। सत्यम, क्यों दादू? अखिलेश जी, ताकि वह पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके जो मैंने नव्या के नाम कर दी है। सत्यम, मतलब? अखिलेश जी, मतलब यह बेटा कि मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी नव्या और तुम्हारे नाम कर दी है। सत्यम, पर आपने ऐसा क्यों किया दादू? अखिलेश जी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो रघुवेंद्र कैसे भी करके सब कुछ अपने नाम करवा लेता। उसकी बात सुनकर अविनाश जी बोले, रघुवेंद्र, पर वह तो। अखिलेश जी बोले, जिंदा है। अविनाश जी, पर तुम्हें कैसे पता? अखिलेश जी, कुछ दिन पहले मैंने आनंद को रघुवेंद्र से बात करते सुना था, जिसमें वह मुझे मारकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की बात कर रहा था। इसलिए मैंने किसी को कुछ पता चले बिना अपना सारा कुछ नव्या के नाम कर दिया। पर शायद उन लोगों को इस बारे में पता चल गया है, इसलिए उन लोगों ने नव्या को किडनैप करवा लिया ताकि सब कुछ अपने नाम करवा सके। सत्यम, जो उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, वह बोला, यह रघुवेंद्र कौन है? उसकी बात सुनकर अखिलेश जी ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोले, रघुवेंद्र मेरा बेटा है। सत्यम, पर आपको तो दो बेटे थे ना, एक प्रिंसेस के पापा और एक आनंद जी। अखिलेश जी, बेटे तो मेरे दो ही है बेटा, एक रघुवेंद्र और एक आनंद। पर नव्या का बाप, वह भी मेरा ही बेटा था। उसे मैंने गोद लिया था। वह हमारे ड्राइवर का बेटा था, जिसकी मौत मुझे बचाते हुई थी। उसका उसके बाप के सिवा कोई नहीं था। उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही गुजर गई थी, इसलिए मैंने उसे गोद ले लिया था। उसे रघुवेंद्र और आनंद की तरह ही मैंने प्यार किया था। मुझे नहीं पता था कि यह बात उन दोनों को अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं अभय को उन दोनों की तरह प्यार करता। वह दोनों अपने मन में उसके लिए नफरत पालने लग गए और यह नफरत तब और ज़्यादा बढ़ गई जब मैंने उसे अपनी कंपनी का एमडी बना दिया। रघुवेंद्र की हरकतें कॉलेज टाइम से ही ठीक नहीं थी। हमेशा आवारागर्दी करता, अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता, दारू पीता, रात रात भर घर नहीं आता। इन सब बातों को देखते हुए मैंने अभय को सारी जिम्मेदारियां दे दी, क्योंकि आनंद उस टाइम बहुत छोटा था। पर रघुवेंद्र को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिस वजह से उसने घर में बहुत हल्ला किया। पर मैंने नहीं माना। मैंने उसे कह दिया कि जब तक वह अपनी हरकतें नहीं सुधारता तब तक कुछ नहीं होगा। तब तो वह शांत हो गया, पर मुझे नहीं पता था कि वह यह बात अपने दिल में लिए बैठा है। उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मुझे दिखाने के लिए कि वह बदल रहा है। तभी उसकी मुलाकात ऑफिस में काम करने वाली एक एम्प्लॉय आरती से हुई। आरती एक अनाथ लड़की थी, पर बहुत ही प्यारी और समझदार थी। उसकी खूबसूरती को देखते ही रघुवेंद्र उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। ऐसे ही एक साल निकल गए। एक दिन अपने जन्मदिन पर रघुवेंद्र ने उसे प्रपोज कर दिया, पर आरती ने यह कहकर मना कर दिया
कि वह किसी और को पसंद करती है। रघुवेंद्र यह बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने आरती को उस इंसान से मिलवाने के लिए कहा जिसे वह पसंद करती है। जब आरती ने उसे उस इंसान से मिलवाया तो वह कोई और नहीं, अभय था। वह दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से पसंद करते थे, पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी और ना ही आरती उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानती थी। यह देखकर रघुवेंद्र की नफरत और बढ़ गई। अभय और आरती ने शादी कर ली। 1 साल बाद उनकी जिंदगी में नव्या आई। वह लोग बहुत खुश थे। इस बीच रघुवेंद्र ने कुछ नहीं किया, पर एक दिन अभय और आरती कहीं गए हुए थे। नव्या तब सिर्फ 2 महीने की थी, पर तभी आते टाइम उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उनकी उस समय मौत हो गई। उस दिन से रघुवेंद्र भी गायब हो गया और कुछ दिन बाद हमें पता चला कि वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं बहुत टूट गया था। एक साथ मैंने अपने दोनों बेटों को और बेटी समान बहू को खो दिया, पर नव्या की खातिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। यह कहकर अखिलेश जी रोने लगे। अविनाश जी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उन्हें चुप करवाने लगे। तभी सत्यम के पास एक गार्ड आया और उसके कान में कुछ कहा। सत्यम ने उसकी तरफ देखा और बोला, जेट रेडी करो जल्दी। गार्ड, ओके बॉस, बोलकर वहां से चला गया। सत्यम ने अविनाश जी की तरफ देखकर कुछ इशारा किया और वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। आकाश, प्रिया और राहुल भी उसके साथ ही चले गए। चारों गाड़ी में बैठे और निकल गए। शिवी ने भी अविनाश जी और अखिलेश जी को गाड़ी में बैठाया और लेकर घर चली गई। एक बंद कमरा, वहां बेड पर एक लड़की आराम से सो रही थी। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें खुलने लगती है। अचानक ही वह अपने सर और गर्दन पर अपना हाथ रख लेती है और धीरे से उठकर बैठ जाती है। वह लड़की कोई और नहीं, नव्या थी। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था और साथ ही उसकी गर्दन पर बहुत जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर कुछ नुकीली चीज चुभा रही हो। तभी वह इधर उधर देखती है और खुद को किसी अनजान जगह देखकर सोचने लगती है कि वह यहाँ कैसे आई। पर तभी कुछ याद करते हुए वह खुद से बोली, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो रिया दीदी के साथ सत्या के पास जा रही थी। पर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर कुछ मारा हो। उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। और रिया दीदी और सत्या कहाँ है? यह बोलकर वह उठती है और दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता है क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। नव्या बहुत बार दरवाजा खटखटाती है, पर कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर दरवाजा नहीं खोलता है। वही एक रूम में रिया, आनंद जी, सरिता जी और रघुवेंद्र यादव नव्या को सामने लगी एलईडी पर देखते हुए हंस रहे थे। रघुवेंद्र जी ने नव्या को दरवाजा पीटते हुए देखा तो बोला, बस आज की रात, कल से तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। ना तो तुम जी सकोगी और ना ही मर सकोगी। यह बोलकर वह चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्यम के पर्सनल जेट में वह चारों मौजूद थे। सत्यम शांति से आंखें बंद किए हुए सीट से सर टिकाकर बैठा हुआ था। वह तीनों उसे ही देख रहे थे। उन्हें पता था यह शांति तूफान के पहले की शांति है। तभी अचानक सत्यम को हिचकी आनी शुरू हो गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और मन ही मन बोला, बस जाना थोड़ी देर और, फिर तुम्हारा सत्या तुम्हारे पास होगा और तुम अपने सत्या की बाहों में। और जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन लोगों को बहुत बुरी मौत मारूंगा। यह सब बोलते हुए उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर आ गया। उसे बस नव्या की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसे पता था उसकी जाना बहुत मासूम है। उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। सत्यम ने अपने आंसू साफ किए। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह पार्टी में अपनी जाना के पास नहीं गया, क्यों उसने उसे मनाने की कोशिश नहीं की और अपने बिजनेस पार्टनर से बातों में बिजी हो गया। उसकी एक गलती की वजह से आज उसकी जाना उससे दूर हो गई। बाकी तीनों उसे ही देख रहे थे और उसकी तकलीफ समझ रहे थे, पर फिलहाल कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ नव्या दरवाजे के साथ लगकर नीचे जमीन पर बैठी हुई थी। उसने घुटनों में अपना चेहरा छुपा रखा था। वह रोते रोते बोली, सत्या कहाँ हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। आई प्रॉमिस मैं आपसे गुस्सा भी नहीं होंगी। आप जो भी बोलेंगे वह सब करूँगी, पर प्लीज मेरे पास आ जाओ। यह बोलकर वह और ज़्यादा रोने लगी। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर नव्या जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। तभी रिया अंदर आई। उसे देखकर नव्या जल्दी से उसके गले लग गई
और रोते हुए बोली, दी आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। आपने तो कहा था कि हम सत्या के पास चलेंगे, फिर हम यहाँ कैसे पहुँचे? उसकी बात सुनकर और उसके मुंह से सत्यम का जिक्र सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को शांत किया और नव्या को खुद से अलग करके बोली, हाँ हम चलेंगे सत्यम के पास। इनफैक्ट मुझे सत्यम ने ही तुम्हें लेने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनकर नव्या खुश हो गई और बोली, सच्ची दी? रिया, हाँ चलो, अब जल्दी करो और यह ड्रेस पहन लो, वरना अगर हम लेट हो जाएंगे तो सत्यम नाराज हो जाएगा। यह बोलकर रिया ने अपने साथ लाया हुआ ड्रेस नव्या को पकड़ा दिया। नव्या ने वह ड्रेस अपने हाथ में ले लिया और बोली, नहीं दी, सत्या नाराज नहीं होंगे, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। यह बोलकर वह बिना ड्रेस देखे वॉशरूम में भाग गई। रिया उसे जाते देखकर मुस्कुराई और खुद से बोली, आज से तुम सत्यम से तो क्या, किसी से भी नहीं मिल पाओगी, क्योंकि जहाँ तुम जा रही हो वहाँ तुम मिलोगी तो सही, पर रोज नए नए मर्दों से। यह बोलकर वो हंसने लगी। तभी नव्या बिना ड्रेस चेंज किए उसके पास आ गई। उसे देखकर रिया बोली, क्या हुआ, तुमने ड्रेस चेंज क्यों नहीं की? दरअसल जो ड्रेस रिया ने नव्या को दिया था वह बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी और नव्या ने आज तक कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। रिया की बात सुनकर नव्या बोली, दी मुझे यह ड्रेस नहीं पहननी है, इस ड्रेस में से सब कुछ दिखाई दे रहा है। रिया, पर ड्रेस तो सत्यम ने भेजा है तुम्हारे लिए। नव्या, नहीं, सत्यम ऐसी ड्रेस नहीं भेज सकते, उन्हें पता है मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती और ना ही वह पहनने देते हैं। आप प्लीज मेरी बात सत्या से करवा दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। उसकी बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने नव्या को समझाते हुए कहा, यह ड्रेस सत्यम ने ही तुम्हारे लिए भेजा है, अब जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ, हमें लेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर नव्या जिद करने लग गई कि उसे यह ड्रेस नहीं पहननी है और उसे उसके सत्या से बात करनी है। उसे जिद करते देखकर रिया को गुस्सा आ गया। उसने नव्या को जोर से एक थप्पड़ मारा और उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए बोली, कब से प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं, तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती है। और यह क्या लगा रखा है, मेरा सत्या मेरा सत्या? वह कोई तुम्हारा सत्या नहीं है, वह मेरा सत्यम है। उससे मिलना तो तू भूल ही जा, क्योंकि आज के बाद तू उससे मिलना तो दूर, उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पाएगी। चल अब जल्दी से ड्रेस चेंज कर, और तेरे चाहने वाले बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह बोलकर उसने नव्या के बालों को झटक कर छोड़ दिया। थप्पड़ की वजह से नव्या के गाल पर उंगलियों के निशान छप गए थे, क्योंकि रिया ने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था और बालों को खींचने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह एकदम रिया को देख रही थी। रिया ने भी अभी उसे वही खड़े देखा तो बोली, क्या अभी तक यही खड़ी है? चल जल्दी जा और चेंज करके आ, और हाँ, सत्यम को भूल जा, क्योंकि सत्यम सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। आज तुझे तेरी असली जगह पहुंचाने के बाद मैं अपने सत्यम को अपना बनाऊंगी। सत्यम के बारे में बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही सनक दिखाई दे रही थी। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे ले जाकर वॉशरूम में छोड़ दिया और जल्दी ड्रेस चेंज करने के लिए बोला। वही सत्यम और बाकी सब उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे। अंधेरे का फायदा उठाकर सत्यम के गार्डों ने धीरे धीरे रघुवेंद्र के गार्डों की जगह ले ली थी। अब बस उन्हें इंतजार था तो सही समय का, जब वह लोग अंदर जा सके और नव्या को बचा सके। सत्यम बहुत बेचैन हो रहा था, उसे नव्या की बहुत फिक्र हो रही थी। वह जल्दी से जल्दी नव्या को देखना चाहता था और उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था। आकाश ने जब उसे इतना बेचैन देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिक्र मत कर, बस थोड़ी देर और, भाभी जल्दी ही तुम्हारे पास होगी। सत्यम ने एक नज़र उसे देखा और बोला, कैसे परेशान ना हो आकाश, वह बहुत भोली है, उसे अभी दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। पता नहीं उन लोगों ने उसे कैसे रखा होगा, किस हाल में होगी वह। मुझे बस जल्दी से जल्दी उसे अपने सामने देखना है, वह भी सही सलामत। आकाश, फिक्र मत कर, सब सही होगा, बस थोड़ा टाइम वेट कर ले। वही अंदर रिया ने नव्या को रेडी किया और उसे लेकर बाहर आ गई। नव्या ने जब बाहर देखा तो हॉल में बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। उन्हें देखकर नव्या बहुत सहम गई, क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत ज़्यादा छोटी और रिवीलिंग थी। वह अपनी ड्रेस को खींच खींच कर उसे नीचे करके अपने पैर छुपाने की कोशिश कर रही थी और अपने दोनों हाथों से अपने सीने को छुपा रही थी। उसे सामने बैठे लोगों की नज़र खुद पर महसूस हो रही थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सामने बैठे सभी आदमी नव्या को बहुत ही हवस भरी और ललचाई नज़रों से देख रहे थे, जैसे उन्हें अभी मौका मिल जाए
तो वह उसे अभी नोच खाएं। वही रिया मुस्कुराते हुए नव्या की हालत देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे नव्या की हालत देखकर बहुत ही सुकून मिल रहा हो। तभी रघुवेंद्र वहां आया और सबको देखकर बोला, सो जेंटलमैन, फिर नव्या की तरफ इशारा करके, आप सबका नायाब तोहफा आपके सामने है, सो बोली चालू करें। जो भी इस बेशकीमती तोहफे की ज़्यादा बोली लगाएगा, यह तोहफा उसी का। फिर थोड़ा रुककर, पर उससे पहले मैं किसी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, जिसके लिए यह देखना बहुत ज़रूरी है। यह बोलकर उसने किसी को इशारा किया तो दो औरतें आरती को पकड़कर वहां पर ले आई। उन्होंने उस समय क्रीम कलर की सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, बालों को पीछे कर एक चोटी बनाई हुई थी। इतना टाइम रघुवेंद्र की कैद और उसके टॉर्चर को सहने के बाद चेहरा मुरझा गया था और वह कमजोर भी लग रही थी, पर फिर भी उनका और नव्या का चेहरा काफी हद तक मिलता जुलता था। रघुवेंद्र वहां रखे सोफे पर बैठ गया और उन्हें खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। आरती जी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर कमजोर होने की वजह से छूट नहीं पा रही थी। रघुवेंद्र ने उन्हें पेट से बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। तभी नव्या की नज़र आरती जी पर पड़ी। उसने तो कभी आरती जी को देखा ही नहीं था, पर हाँ, अखिलेश जी ने उसे उनकी और अभय जी की फोटो दिखाई थी। नव्या ने कुछ समय उन्हें गौर से देखा, फिर अचानक उसके मुंह से निकला, माँ। उसके मुंह से माँ सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। रघुवेंद्र ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, तुमने तो अपनी माँ को पहचान लिया, वह भी इतनी जल्दी, जबकि तुमने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं। तुम बहुत छोटी थी जब तेरे बाप और तेरी माँ का मैंने एक्सीडेंट करवाया था, पर तेरी माँ को बचाकर मैं यहाँ अपने पास ले आया और तेरे बाप को वही मरने के लिए छोड़ दिया था। वह क्या है ना, मैं तेरी माँ से प्यार जो इतना करता हूँ, तो इसे कैसे मरते देखता। यह बोलकर उसने अपना चेहरा आरती जी की गर्दन में छुपा लिया और उन्हें चूमने लगा। वही आरती जी अपनी बेटी को अपने प्यार की निशानी को इतने सालों बाद अपने सामने देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने बंद ही नहीं हो रहे थे। उन्होंने रघुवेंद्र से छूटने की कोशिश की तो रघुवेंद्र उनकी गर्दन को चूमते हुए बोला, आरती, अगर तुमने अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश भी की तो मैं इन सबको तेरी बेटी के ऊपर छोड़ दूंगा। और तू जानती है, यह लोग मिलकर तेरी मासूम सी बेटी का क्या करेंगे? नोच खाएंगे सब मिलकर इसे। उसकी बात सुनकर आरती जी ने वहां मौजूद सभी मर्दों को देखा, जो नव्या को अपनी हवस भरी नजरों से देख रहे थे। यह देखकर आरती जी ने एक नज़र नव्या की तरफ देखा, जो उनके पास आने के लिए रोते हुए गार्ड से छूटने के लिए छटपटा रही थी, जिन्होंने रघुवेंद्र के कहने पर उसे पकड़ रखा था। फिर वह रघुवेंद्र की तरफ मुड़ी और बोली, देखो रघुवेंद्र, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, तुम प्लीज इसे छोड़ दो। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र मुस्कुराया और उनके गाल पर अपनी नाक रब करते हुए बोला, नहीं जान, जब तक तुम्हारी बेटी मेरे पास है तब तक तुम मेरे पास हो, वरना आज तक तुमने कभी मुझे खुद को हाथ तक लगाने नहीं दिया। आरती जी को उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, पर वह अपनी बेटी की वजह से मजबूर थी, जिसका फायदा उठाकर रघुवेंद्र उन्हें छू रहा था। वरना इतने साल उसकी कैद में रहने के बाद भी आरती जी ने कभी उसे अपने करीब नहीं आने दिया था। तभी रघुवेंद्र सामने देखते हुए बोला, शुरू करो। उसके यह कहते ही नव्या को खरीदने आए आदमियों ने बोली लगाना शुरू कर दिया। देखते देखते बोली 40 करोड़ पर पहुंच गई। तभी किसी की आवाज आई, 50 करोड़। 50 करोड़ सुनकर सबने आवाज की दिशा में देखा, जहां सत्यम आंखों में अंगारे लिए खड़ा उन सबको देख रहा था। उसका एक गार्ड होशियारी से अंदर जाकर रघुवेंद्र के गार्डों के साथ मिल गया था। उसने वीडियो कॉल चालू करके चुपके से सब कुछ सत्यम को दिखा दिया था, जिससे अंदर होने वाली सभी बातें सत्यम ने भी सुन ली थी। 50 करोड़ की आवाज सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा, जहां सत्यम आंखों में अंगारे लिए उन्हें ही देख रहा था। अंदर जो कुछ हुआ वह सब उसने अपने गार्ड की मदद से वीडियो कॉल पर देख और सुन लिया था, जहां सत्यम को देखकर रघुवेंद्र, आनंद, सरिता और रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही उनमें खौफ भी भर गया था, खौफ अपनी मौत का, क्योंकि वह जानते थे सत्यम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब बात उसकी जाना की हो तो किसी को माफ़ नहीं करता। वहाँ तो इन लोगों ने उसकी जाना को बेचने की कोशिश की थी, वह कैसे उन्हें माफ़ कर सकता था। वही सत्यम को देखकर नव्या का रोना बढ़ गया। सत्यम ने उसकी तरफ देखा तो नव्या और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी,
पर रघुवेंद्र के गार्ड उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। तभी एक गार्ड के माथे के बीचों बीच गोली लगी, जिससे वह वहीं मर गया। यह देखकर दूसरे गार्ड ने नव्या को छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हो गया। जब उसने सामने देखा तो सत्यम हाथ में बंदूक लिए लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था और उसका निशाना वही गार्ड था। गोली की आवाज़ से नव्या भी डर गई। अपने कानों पर हाथ रखते हुए वह नीचे जमीन पर बैठ गई। जब सत्यम ने उसे देखा तो अपना गुस्सा कंट्रोल करके प्यार से उसे देखकर बोला, जाना। सत्यम की आवाज़ सुनकर नव्या ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो सत्यम ने अपनी बाहें फैला दी। नव्या कुछ टाइम तो ऐसे ही बैठी उसकी तरफ देखती रही, पर सत्यम ने अपने हाथ नीचे नहीं किए। वह वैसे ही अपने हाथ फैलाए रखा। उसने जब देखा कि नव्या उसकी तरफ नहीं आ रही है तो उसने एक और बार उसे पुकारा, जाना, यहाँ आओ, अपने सत्या के पास। उसकी बात सुनकर नव्या उठी और भागकर सत्यम के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। सत्यम ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया, जैसे उसे अपनी रूह में बसाना चाहता हो। उसने उसे ऐसे अपने सीने में छुपा रखा था जैसे उसे छोड़ते ही वह कहीं गायब हो जाएगी। अब जाकर दोनों के दिलों को सुकून मिला था, जो कल से कहीं खो गया था जब से दोनों दूर हुए थे। सत्यम की पकड़ नव्या पर कसती ही जा रही थी। वही आज नव्या ने भी कसकर उसकी कमर को पकड़ रखा था, जैसे उसे छोड़ते ही वह उससे दूर हो जाएगी। नव्या को बाहों में लिए हुए ही उसने अपना कोट निकालकर नव्या को पहना दिया और उसे लेकर आगे बढ़ा और वहां रखे सोफे पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। नव्या अभी भी रो रही थी। सत्यम उसे अपने सीने से लगाए एक हाथ से उसके बालों को और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को सहलाते हुए शांत करवा रहा था। कुछ टाइम बाद नव्या शांत हुई, पर उसकी हिचकियां बंध चुकी थी। वह रोते हुए अटक अटक कर बोली, सत्या, वह माँ। यह बोलकर वह फिर से रोने लगी। सत्यम ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछकर प्यार से उसका माथा चूमकर बोला, बस थोड़ी देर फिर हम यहाँ से घर चलेंगे और फिक्र मत करो, माँ भी हमारे साथ चलेंगी, ओके। यह बोलकर उसने नव्या के माथे को प्यार से एक बार और चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। नव्या भी उसकी बाहों में सिमट गई। वही सत्यम की बात सुनकर रघुवेंद्र उसे देखते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आ गए हो तो इतनी आसानी से यहाँ से चले जाओगे? यह मेरा इलाका है, जहाँ पर मेरा राज चलता है। चारों तरफ मेरे लोग हैं, तुम यहाँ से कभी बचकर नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर सत्यम टेढ़ा मुस्कुराया और उसे देखकर बोला, यह बात बोलने से पहले जरा आसपास नजर मारकर देख ले रघुवेंद्र कि किसके आदमी है। और रही बात इलाके की, तो यह डेविल जहाँ कदम रख दे वह इलाका उसी का हो जाता है। उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र के साथ साथ आनंद जी ने भी इधर उधर देखा तो उन्हें अपना कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। यह देखकर रघुवेंद्र उठकर गुस्से में चीखा, शेरा, वीरू, रोहन कहाँ गए? मर गए सब के सब। उसकी बात सुनकर आकाश उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सब मर गए हैं तो आवाज कैसे देंगे? उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वही रिया का पूरा ध्यान तो सत्यम पर था, जो प्यार से नव्या के बालों को सहला रहा था। रिया को सत्यम को नव्या के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कितनी कोशिश की थी पर कभी भी सत्यम को नहीं पा सकी। यहाँ तक कि सत्यम ने कभी उसकी तरफ एक आंख उठाकर नहीं देखा। गुस्से में उसने अपने पीछे रखी गन निकाली और नव्या की तरफ शूट कर दी, पर वह शूट करती उससे ही पहले प्रिया, जिसका पूरा ध्यान रिया के ऊपर ही था, उसने रिया की तरफ शूट कर दिया और गोली सीधा उसके माथे के बीचों बीच लगी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसे देखकर आनंद जी और सरिता जी उसकी तरफ दौड़े और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, पर वह कैसे उठाते जिसके शरीर से जान निकल चुकी थी। सत्यम ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने पहले ही कहा था कि जो मेरी जाना की तरफ नज़र उठाकर देखेगा तो उसका यही हश्र होगा, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। हमेशा मेरी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और आज तो इसकी तरफ बंदूक ही तान दी, तो इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आरती जी तब से शांत बैठी सत्यम को घूर रही थी। उसका नव्या के लिए प्यार देखकर वह मुस्कुराई और मन ही मन बोली, देखा आपने अभय जी, अगर हम हमारी बच्ची की रक्षा नहीं कर पाए तो भगवान ने उसकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को भेज दिया जो उसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर जाएगा, और ऐसा उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। यह बोलकर उन्होंने नव्या की तरफ देखा जो सत्यम के सीने से लगी हुई थी, जैसे उसके लिए इससे महफूज जगह और कोई भी ना हो।
आरती जी अपनी सीट से उठी और धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। उन्हें उस तरफ जाता देखकर रघुवेंद्र ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर तब तक राहुल ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। रघुवेंद्र चुपचाप वहीं खड़ा रहा। आरती जी सत्यम और नव्या के पास आई। उन्होंने नव्या के सिर पर हाथ फेरा तो नव्या ने सत्यम के सीने में से चेहरा बाहर निकालकर उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें एक और बार नम हो गई। नव्या सत्यम की गोद से उठी और आरती जी के गले लग गई और रोते हुए बोली, मम्मा, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया। आपको और पापा को हर बर्थडे पर मैं दोनों को याद करती थी, आपका इंतजार करती थी, पर आप नहीं आई। मम्मा, आप नहीं आई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए? उसकी बातें और उसका रोना देखकर प्रिया, आकाश और राहुल की भी आंखें नम हो गई। वही सत्यम का मन तो कर रहा था वह अपनी जाना को खींचकर अपने सीने से लगा ले और उसे बिल्कुल रोने ना दे, क्योंकि नव्या के आंसू हमेशा ही उसे तकलीफ देते थे। पर आज वह खुद को कंट्रोल करके चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसकी जाना को उसकी नहीं, उसकी मम्मा की ज़रूरत थी और वह चाहता था कि वह रोकर अपने मन का दर्द हल्का कर ले। इसलिए कुछ टाइम खुद को शांत करके खड़ा रहा। वही नव्या की बातें सुनकर आरती जी ने उसे खुद से अलग किया और उसका माथा चूमकर बोली, नहीं बेटा, हम कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहते थे, पर हालात ही ऐसे थे कि हमें तुमसे अलग होना पड़ा। अगर उस दिन हम तुम्हें पापा के पास ना छोड़ते तो शायद आज तुम भी हमारे पास ना होती, अपने पापा की तरह हमें छोड़कर चली गई होती। हम दुष्ट इंसान के साथ हैं जिसने इतने सालों से मुझे यहाँ कैद कर रखा हुआ है, तुमसे दूर। उनकी बात सुनकर नव्या एक बार और उनके सीने से लग गई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए मम्मा, अब आपको कुछ नहीं होगा। अब आप हमारे साथ हमारे घर चलेंगी, जहाँ मैं सत्या, राहुल भाई, आकाश भाई, प्रिया दी, शिवी दी और दोनों दादू रहते हैं। यह बोलकर उसने सत्यम की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि कुछ नहीं होगा ना। सत्यम ने भी उसका जवाब अपनी आंखों की पलकों को झपका कर दी। नव्या खुश हो गई और आरती जी के गले लग गई। तभी सत्यम प्रिया को देखकर बोला, प्रिया, प्रिया, यस बॉस। सत्यम, जाना और माँ को यहाँ से लेकर जाओ। उसकी बात सुनकर प्रिया उन दोनों की तरफ बढ़ी, पर नव्या की आवाज़ सुनकर वही रुक गई। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।